ये इत्तिफाक की मांगा था उनसे जिनका जवाब वो बातें भूल गए वो जवाब में लिखना। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए फिर से बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण पूरे 4 महीने राहुल गांधी चर्चा में बने रहे और यात्रा खत्म होने के महीने भर बाद भी राहुल गांधी का जलवा बरकरार है, बल्कि अब तो और ज्यादा ध्यान से उनकी बात दुनिया सुन रही है। करोड़ों रुपए और सालों का वक्त लगाकर बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से राहुल की छवि बिगाड़ने का काम किया था, लेकिन राहुल गांधी ने 4 महीने में ही उस कोशिश पर पानी फेर दिया और अब देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ अपनी बात रख रहे हैं और दुनिया उनकी बात सुन रही है। वैसी उनकी बातें बीजेपी भी सुन रही है और ये बातें बीजेपी को समझ में भी आ रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये मान ले कि उसे बात समझ में आ गई है तो फिर जवाब देने की मजबूरी हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी की बातों को गलत तरीके से पेश कर रही है ताकि जवाब देने से भी बच जाए और राहुल की छवि भी बिगड़ जाए। मीडिया का बड़ा हिस्सा हमेशा की तरह बीजेपी की राहुल विरोधी मुहिम में साथ दे रहा है। पहले जब भी राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और पत्रकार हमला करते थे तो कांग्रेस उसे नजरअंदाज कर देती थी या सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन अब कांग्रेस में बदलाव दिखने लगा है। दरअसल ये बदली हुई कांग्रेस बीजेपी समर्थित पत्रकारों और नेताओं को उन्हीं की भाषा में और उन्हीं के लहजे में जवाब देना सीख गई है। अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस तरह से राहुल गांधी ने लेक्चर दिया, उस उनके दिए हुए लेक्चर पर बीजेपी ने देश में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसका खूब जवाब दिया। विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद अब राहुल ब्रिटिश संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से भी चर्चा की और अब थिंक टैंक चैथम हाउस में भी अपनी बात राहुल गांधी रखने वाले हैं। ऐसे गौर फरमाइए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के केवल एक सांसद हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह राहुल गांधी को सुनने, उनसे बातें करने, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने की पहल हो रही है, उससे साफ दिख रहा है कि एक नेता और राजनीतिक विचारक के तौर पर राहुल को दुनिया में कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। शायद यही बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसने राहुल गांधी की छवि को एक नौसिखिए, नासमझ नेता के रूप में बनाने की कोशिश की थी और जनता को यही समझाया था कि राहुल केवल अपनी पारिवारिक विरासत के कारण राजनीति में है। मगर बीजेपी की यह कोशिश भी नाकामयाब हो गई है। बीजेपी ने देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अब जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें भी बीजेपी के इरादों पर पानी फिर गया है। बीजेपी की अपनी सीटें घट गई हैं, जबकि कांग्रेस की न केवल सीटें बढ़ी हैं बल्कि उसने बीजेपी की सीट भी छीन ली है। अगले साल चुनावों के पहले सियासी पलड़े का कांग्रेस की तरफ झुकना बीजेपी के लिए चेतावनी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी की पारी अब समाप्ति की ओर है और इसीलिए घबराहट में बीजेपी उल्टे सीधे दांव चल रही है, और यह भी देखेंगे कि क्यों बीजेपी के लिए हालात कठिन होते जा रहे हैं। चुनावों में बीजेपी पहले की तरह सफल नहीं हो रही है और जिस G20 की अध्यक्षता का ढोल बीजेपी ने पीटा था उसमें भी मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस भाषण की जिसके कारण देश में बवाल मचा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के दिए गए लेक्चर की। जरा सुनिए कि विपक्ष के दमन पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। That's what I described, capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture.
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुनना सीखने के महत्व पर राहुल गांधी ने अपने लेक्चर में ये बताया कि किस तरह भारत में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में न विपक्ष की बात सुनी जा रही है और न ही विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है। और इसी में उन्होंने जिक्र किया उस पेगासस मैलवेयर का जिसे अपने विरोधियों की जासूसी के लिए मोदी सरकार पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आप सब जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, इसीलिए उसे बीजेपी हवा में खारिज नहीं कर सकती। बीजेपी अब तक इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है और उसे उम्मीद थी कि जैसे वक्त के साथ बहुत से मुद्दे दबा दिए गए, ये भी दब जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो कैम्ब्रिज में भी इसका जिक्र कर दिया। ये बात बीजेपी को इतनी खटक गई कि उसने राहुल के बाकी भाषण में भी बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया। राहुल ने लगभग 1 घंटे के भाषण में जो कुछ भी कहा उसे संदर्भों से काटकर बीजेपी ने पेश किया और ऐसा बताया कि राहुल गांधी किस तरह विदेशी धरती पर देश को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जनता भी जानती है कि जिस इंसान ने भारत को जोड़ने के लिए, नफरत और हिंसा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए सर्दी, धूप, बारिश की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, वो भला बाहर जाकर देश के बारे में गलत बयानी क्यों करेगा। वैसे भी राहुल गांधी ने जो कुछ भी ब्रिटेन में कहा है उसे सैकड़ों बार वो देश में कह चुके हैं। मीडिया के कारण अब तो वैसे भी एक कोने की खबर दूसरे कोने तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए राहुल गांधी ने ब्रिटेन जाकर कोई नया रहस्य नहीं बताया है। फिर भी बीजेपी परेशान हो गई है। तो कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने 21वीं सदी में सुनना सीखना इस विषय पर लेक्चर दिया। यह विषय लोकतंत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप जनता की बात सुनना नहीं सीखेंगे तब तक उसकी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। देश में तो पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री के मन की बात ही लोग सुनते आ रहे हैं। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों के मन की बात सुनना चाहिए, लेकिन वे अपने मन की बात कहे जा रहे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को आप सुनते ही हैं। इसीलिए राहुल गांधी जब सुनना सीखने के महत्व को बताते हुए ये बताते हैं कि देश में किस तरह विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों के दर्द को समझा और धीरे धीरे ऐसा रिश्ता कायम हो गया कि लोगों के बिना कुछ कहे ही वे उनकी तकलीफों को समझने लगे, तो ये सारी बातें बीजेपी को चुभ गईं। शायद इसीलिए क्योंकि बीजेपी के मौजूदा किसी नेता ने लोगों से इस तरह दर्द का रिश्ता कायम नहीं किया। एक अकेले राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी की सफलता से बौखलाई बीजेपी ने कैम्ब्रिज में दिए उनके भाषण पर राजनीति करने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और देश की स्थितियों के बारे में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसकी हिम्मत पाकिस्तान भी नहीं करता। पात्रा ने कहा कि दुनिया भर में भारत के बारे में अच्छी बातें होती हैं। दरअसल संबित पात्रा शायद अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार और भारत में ही अडानी प्रकरण पर दुनिया भर में चल रही खबरों से नावाकिफ हैं। खैर, राहुल गांधी ने अपने लेक्चर में देश के हालात और साथ साथ दुनिया में विकसित देशों और वहां के राजनीतिक और आर्थिक हालात के बारे में भी बात की। उन्होंने अमेरिका और चीन के सुपर पावर बनने का भी जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह दोनों की नीतियों में फर्क है, फिर भी दोनों ही देशों में तेजी से विकास हुआ है। इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे दुनिया नहीं जानती, बल्कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों कहा था कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए समझदारी इसमें है कि हम उससे न उलझें। तब बीजेपी को इस बयान में चीन की तारीफ नजर नहीं आई, लेकिन अभी राहुल के बयान पर सुर्खियां बनाई जा रही हैं कि राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। राहुल ने पुलवामा का भी जिक्र किया और बताया कि बम धमाके में 40 सैनिक मारे गए। इस बात को बीजेपी ने ऐसे पेश किया कि राहुल ने पुलवामा घटना में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। यहां भी बीजेपी अपने जाल में ही फंस गई, क्योंकि बम धमाके तो आतंकवादी करते हैं, आम इंसान नहीं करता। राहुल ने अपने लेक्चर में साफ कहा कि हमको समूचे विश्व में अगर प्रजातंत्र को स्वस्थ रखना है, उसको आगे बढ़ाना है और बचाना है, तो लोगों की बात हमें पूरे प्यार, संवेदना और गहराई के साथ सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र फलेगा और फूलेगा। तो राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों कि पहली बार कोई नेता या राजनेता, सांसद लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा हो। आप याद कीजिए कि जब सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यह भारत के न्यायिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी, लेकिन इसे लोकतंत्र बचाने की मुहिम के तहत देखा गया था। जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसान साल भर तक सड़क पर रहे, तो यह भी लोकतंत्र की रक्षा का ही आह्वान था कि जनता पर मनमाने कानून न थोपे जाएं, और तब उन किसानों को आतंकवादी, देश विरोधी और न जाने क्या क्या कहा गया। उनके आंदोलन में टूल किट खोजने की कोशिशें हुई। इस सरकार के
पहले कार्यकाल में, यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, समाज में सहनशीलता खत्म होने और हिंसा बढ़ने पर जब लेखकों, कलाकारों ने विरोध दर्ज कराने के लिए अवार्ड वापस करना शुरू किए तो इन्हें अवार्ड वापसी गैंग बता दिया गया था। अगर कोई संवेदनशील सरकार होती तो इस तरह की घटना से हिल जाती, लेकिन यहां बुद्धिजीवियों को अपराधी की तरह पेश किया गया। सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को, इन सबको मोदी सरकार का रवैया यही रहा इन सब के प्रति कि हमारा विरोध करेगा वो देश विरोधी है। क्या लोकतंत्र इस तरह चलता है? इसीलिए राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की जो दुनिया ने भारत में नहीं देखी हो। फिर भी उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि चीन हो या पैगासस, बीजेपी की अपनी ही बातों में विरोधाभास है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। चीन की अतिक्रमणकारी नीति पर विपक्षी दल कई बार संसद में चर्चा की मांग उठा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से कहा जाता है कि वे चीन का नाम लेकर उसकी घुसपैठ की निंदा करें, लेकिन मोदी जी अब तक चीन का नाम लेने से बचते रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि कोई घुसा ही नहीं है। राहुल गांधी इस पर मोदी सरकार को हमेशा घेरते आए हैं और कैम्ब्रिज में भी उन्होंने भारत और चीन के संबंधों पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि चीन के विकास मॉडल और वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर बात की। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पर चीन की तारीफ का इल्जाम लगाया। इसी तरह पैगासस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैगासस राहुल के फोन में नहीं बल्कि उनके दिमाग में है। ये टिप्पणी भी एक गंभीर मुद्दे को हवा में उड़ाने की कोशिश है। विपक्ष की जासूसी लोकतंत्र के लिए घातक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पैगासस मुद्दे पर सुनवाई की और कहा था कि सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। विपक्ष के आरोप पर जांच करने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार उल्टा विपक्ष से सबूत मांग रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के लेक्चर पर उठे विवाद पर जवाब दिया है कि मुझे समझ नहीं आता ये विवाद कहां से उपजा है। बीजेपी का विरोध या तो अज्ञानता है या पूरी तरह से काल्पनिक राजनीति है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो बीजेपी का विरोध किस बुनियाद पर उपजा है ये तो वही बता सकती है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को इस विवाद का कोई राजनीतिक लाभ यानी फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मोदी लहर का उफान जनता के मन से उतर रहा है, उतर चुका है कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी को अब भी ये गुमान है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं और उनकी बात पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन अभी जिस तरह G20 सम्मेलन में हाल रहा उससे तो साफ लग रहा है कि मोदी जी की बात दुनिया नहीं मान रही है। देखिए जरा। भारत में हुए G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा और इटली जैसे G7 के सदस्य देशों ने फैमिली फोटो यानी सभी विदेश मंत्रियों के फोटो सेशन से मना कर दिया। जापान और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुए। ये सब तब हुआ जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से शांति का संदेश लेकर जाने की अपील की। दरअसल माना जा रहा है कि फैमिली फोटो न होने के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सबसे बड़ा कारण है। G20 के कई सदस्य देश रूस से खिन्न हैं और भारत G20 की अपनी अध्यक्षता में इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान या विचार नहीं रख पाया ताकि किसी तरह रूस और बाकी देशों के बीच चल रहे गतिरोध को कम किया जा सके। आपको बता दूं कि इस साल 20 देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आप जानते ही हैं कि हर साल एक एक सदस्य देश को यह मौका मिलता है, लेकिन बीजेपी ने भारत की अध्यक्षता को इस तरह भुनाया मानो मोदी जी के कारण यह उपलब्धि मिली है। बीजेपी ने इस बात को बताना जरूरी नहीं समझा कि आजादी के बाद भारत ने जिस तरह की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई, मोदी सरकार के पहले जितनी भी सरकारें रहीं सभी उसी विदेश नीति पर चलीं, इसीलिए दुनिया में भारत की खास पहचान बनी। G20 जैसे समूह का सदस्य बनने और अध्यक्षता करने का मौका भारत को इसी विदेश नीति के कारण मिला। आपको बता दूं कि 1999 में यूरोपीय यूनियन और 19 देशों ने मिलकर ग्रुप ऑफ 20 बनाया, जिसे G20 कहा जाता है। शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था, लेकिन 2008 में आई भयानक मंदी के बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। अभी भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसके सदस्य हैं। आपको बता दूं कि इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, यानी पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आने वाला अध्यक्ष देश ट्रोइका में शामिल होता है। इस साल भारत की अध्यक्षता है तो ट्रोइका में पूर्व अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और 2024 में अध्यक्षता वाला देश ब्राजील इसमें शामिल है। G20 देश मुख्य रूप से वित्तीय प्रगति पर विचार करते हैं, लेकिन बाकी कई मुद्दे पर भी चर्चा में आ जाते हैं।
भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम रखा है, यानी पूरी धरती एक ही परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम सभी को अपना मानकर चलते हैं और यही भारत की खास पहचान भी है और इसी वजह से हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश बना है। लेकिन अब देश की यही पहचान गुम होती जा रही है। राहुल गांधी ब्रिटेन में इसी पहचान को बचाने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी वो यही कहते रहे, लेकिन बीजेपी उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर रही है। हालांकि जनता राहुल की बात खूब समझ रही है। अभी पूर्वोत्तर के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस ने भले सत्ता हासिल नहीं की, लेकिन त्रिपुरा में 3 सीटों पर पहुंचना, मेघालय में दल बदल के बाद भी 5 सीटें हासिल करना और यानी कि कुल 8 सीटें कांग्रेस ने जो गेन किया वहां पे, उससे कांग्रेस के लोगों को यानी कि कांग्रेस का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, यह साफ समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के उपचुनावों में जीत भी कांग्रेस को ही मिली है। इस जीत को बीजेपी भले अनदेखा कर दे और राहुल विरोधी मुहिम जारी रखे, लेकिन जनता बीजेपी का शासन और कांग्रेस की लोकतंत्र बचाने की कोशिश दोनों को देख रही है। समय आने पर वो जवाब देगी और जवाब मांगेगी भी। खैर, शायर उमर अंसारी ने ठीक ही फरमाया है कि हवा महल में सजाया था तुमने जब दरबार, हवा महल में सजाया था तुमने जब दरबार, कोई गरीब भी आया था ख्वाब में लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।